वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीवी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एचसी वर्मा का चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। तो ये सवाल जो हैं, बहुत सारे सवाल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। ऑलमोस्ट 55 प्लस क्वेश्चंस इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए सीरीज को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 69। A diverging lens of focal length 20 सेंटीमीटर, डाइवर्जिंग टाइप का लेंस है और जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30। एक डाइवर्जिंग टाइप का लेंस है और एक कन्वर्जिंग टाइप का लेंस है। दोनों के बिहेवियर जो हैं उल्टे होते हैं, आप जानते हैं। आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडिंग, प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइड करते हैं। Where should an object be placed on the principal axis so that its image is formed at infinity? तो infinity पर इसका इमेज हमें बनाना है, तो बताइए ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा। तो यहां मैं बना देता हूं एक डाइवर्जिंग टाइप का लेंस, एक डाइवर्जिंग टाइप का लेंस बना दिया और जिसकी फोकल लेंथ है हमारे पास -20 सेंटीमीटर, और एक कन्वर्जिंग टाइप का लेंस है इस तरीके से जिसका फोकल लेंथ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर के बराबर। इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर के बराबर। सेपरेशन बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर लाइक दिस। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखें जिससे इमेज इनफाइनाइट पर बन जाए। तो देखिए इनफाइनाइट पर इमेज बननी है फाइनल। यदि मैं मान लेता हूं कि फाइनल रिफ्रैक्शन इस लेंस से हो रहा है तो इमेज मुझे इस लेंस के द्वारा ऐसे बनानी होगी कि जिससे इसके फोकस पे इमेज बन जाए। दोबारा सुनो कि इस पर जो लाइट आ रही है फाइनल, यदि मैं मान रहा हूं कि सेकंड रिफ्रैक्शन इससे हो रहा है तो लाइट इसके ऊपर जो गिरेगी वो इसके फोकस से गिरनी चाहिए। तो इसका फोकस है हमारे पास 30 सेंटीमीटर दूर, यानी यहां पर कहीं इसका फोकस है, फोकस F2। ये लेंस नंबर 1 मान लेता हूं, लेंस नंबर 2 मान लेता हूं। तो फोकस जो है इसका यहां पर है। तो लाइट ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी वो लाइट ऐसी होनी चाहिए कि यहां से आके निकले, ठीक है। तो ये लेंस पर ऐसे लाइट गिर रही होगी, ऐसे लाइट जो है गिर रही होगी और इसको लगेगा कि लाइट फोकस से आ रही है और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस लाइट को निकाल देने वाला है। कुछ इस तरीके से यहां पे काम हो रहा होगा, ठीक। ये रहा लाइट और ये गिर रही है फोकस से और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये निकल जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट जब यहां पर पड़ेंगी तो उससे इमेज इस F2 पॉइंट पर बनना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है x डिस्टेंस पर, u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज बननी चाहिए यहां से कितना हो गया, ये टोटल यहां से यहां 30 है, दिस इज 15, सो दिस शुड बी 15। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं लेंस फॉर लेंस नंबर 1 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f। इमेज बननी चाहिए -15 पर, -1 upon u is equals to 1 upon f, f is -20। तो 1 upon u आपको मिल जाता है 1 upon 20 minus 1 upon 15। तो यहां से आ जाएगा 20 into 15 और ये आ जाएगा आपके पास 15 minus 20, तो आ जाएगा आपके पास ये -5, 5 से गया 3 बार, u is equals to -60 सेंटीमीटर आपको मिल जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट इस लेंस नंबर 1 से 60 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट होगा कहीं यहां पे 60 सेंटीमीटर दूर इस लेंस से। तो रे डायग्राम यदि आप ड्रॉ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसे रे डायग्राम कैसे बनेगा देखिएगा। तो यहां से लाइट की जो रे है वो आकर गिर रही है इस तरीके से, यहां पे लाइट की रे आके गिरी, लाइट होगी डाइवर्ज। लाइट जो है वो ऐसे निकल जाती है इस रास्ते के अलावा, डाइवर्ज हो गई, ऐसे जा रही थी, एक्चुअल पाथ था ये, डाइवर्ज हो गई इस तरफ और इस डाइवर्ज लाइट रे को पीछे की तरफ मिलाने पर ये F2 से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो एक आंसर तो हमारे पास आ जाता है। एक आंसर क्यों बोला सर, आंसर नहीं है अभी फाइनल, एक आंसर आया है 60 सेंटीमीटर। अब हम इस सेटअप को यदि फ्लिप कर देते हैं, यदि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि यहां पे रखा है या फिर इस सिस्टम को फ्लिप कर देते हैं तो हम बताएंगे कि और कहां पे हो सकता है ऑब्जेक्ट जिससे इमेज इनफाइनाइट पर बने। तो मैं अब इस सिस्टम को फ्लिप करने वाला हूं। सिस्टम को फ्लिप करेंगे कुछ ऐसे, यहां पे हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस होगा और यहां पे हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस होगा। सेम लेंस है, फोकल लेंथ 30,
f इज इक्वल टू 30 और f की वैल्यू जो है -20 के बराबर है, -20 सेंटीमीटर और +30 सेंटीमीटर, और जो ये डिस्टेंस है इन लेंसेज के बीच में वो 15 सेंटीमीटर के बराबर है, इस 15 सेंटीमीटर। और हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा कि इमेज इंफिनिटी पर बने। तो हम जानते हैं कि ये यदि सेकंड लेंस है, यानी कि जो लास्ट वाली फाइनल जो काम होना है इनफाइनाइट पर इमेज बनाने का काम है वो इसका है। तो लाइट की रेज इसके ऊपर जो पड़ेंगी वो इसके फोकस से आनी चाहिए, यानी कि ये इसका फोकस है f यहां से 20 सेंटीमीटर दूर। तो लाइट कुछ ऐसे आनी चाहिए इसके ऊपर, लाइट कुछ ऐसे आनी चाहिए इसके ऊपर कि ये लाइट को एक्सटेंड करने पर ये f से आती हुई दिखाई दे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा लेट्स से u डिस्टेंस पे, उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे जब यहां से रिफ्रैक्ट होंगी तो लाइट रे जो है इस पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो रही होंगी, और लाइट रे जब इस तरीके से आके पड़ेंगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो निकल जाने वाली है। ठीक है, समझ गए? तो इस चीज को और भी ज्यादा क्लैरिटी से समझने के लिए आपको रे डायग्राम से याद होने चाहिए कि जो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस हैं उनमें ऑब्जेक्ट की इमेजेस अलग अलग लोकेशन पे कहां बनती हैं, और स्पेशली फोकस पर जब इमेज ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज इनफाइनाइट पर कैसे कैसे बनती है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों टाइप के लेंसेज में। तो मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो है यहाँ पर आके गिरती है, यहां से जो रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट है वो इस पॉइंट पर आकर मिलती है और ये इसका फोकस है। तो लाइट रे मतलब रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर लेंस नंबर 1 मैं लिखूंगा 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये 15 है, 20 है, कितना हो गया 35। सो 1/35 minus 1/u is equals to 1/f. f is 30. So 1/u is equals to 1/35 minus 1/30. तो आपको मिल जाएगा ये -5 divided by 35 into 30। 5 से गया 7 बार, 210 आपको मिल जाता है। u is equals to minus of 210। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा है, लाइट की रे यहाँ पे आके गिरती हैं और कन्वर्ज होती हैं यहाँ पर, और ये इन लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, अंत में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाल देता है। तो हमारा एक और आंसर आएगा -210 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कन्वर्जिंग लेंस, और ये हमारे पास आंसर आया था, ये आंसर आया था 60 सेंटीमीटर, ये डाइवर्जिंग लेंस से था। तो हमें दोनों आंसर पता चल गए दोनों ही केसेस में। यदि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आप ये दोनों ऑप्शन टिक करके आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इवेंट होने जा रही है अनअकैडमी पे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बस उसके बारे में मुझे आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। ये जो रैंकर्स हैं, बहुत अच्छे रैंक जो बच्चे लेके आए हैं और जिन एजुकेटर्स ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स दी है, मेहनत की है, उन लोगों से आपको रूबरू कराया जाएगा। आपको पूरा का पूरा गाइडेंस मिलेगा उन लोगों से। आप वहां पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी क्वेरीज वहां पे सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो जो इवेंट है, बहुत मुश्किलों से इतने सारे रैंकर्स को एक साथ इकट्ठा करना एक बहुत ही बड़ा काम होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। और यहाँ पे आपके मतलब आपको आगे क्या करना है, फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। यानी कि अक्टूबर 30 को सुबह 10 बजे से 1:15 तक ये एक काउंसलिंग सेशन रखा गया है, जिसमें एकेडमिक प्लानिंग, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा। लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो, कोड डाल देना NKC सर लाइव। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर आप 10th या 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी भी है या नहीं, या मेरे लिए जेई ठीक है या नहीं है, इस लेवल तक के क्वेश्चन भी आप यहां पे पूछ सकते हो। और ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी क्लास 10th और 11th वालों के लिए। फिर इसके बाद एक दूसरा सेशन है। दूसरा सेशन ये है जो कि क्लास 12th और ड्रॉपर्स के लिए है। वो सेशन 11:45 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो कि भाई अगर कोई टॉपर है तो उसकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है, क्योंकि आप किसी ना किसी में खुद को मैच करते ही हो। आपकी लाइफ में भी कुछ इवेंट्स है जिनके वजह से आपको जानना जरूरी रहता है कि यार मेरी लाइफ ऐसी चल रही तो इनकी कैसी चल रही थी, कि
किन कंडीशंस में इन्होंने प्रिपरेशन की, तो उसके ऊपर आप कैसे भी क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हो। तो बच्चों ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। एज सून एज पॉसिबल इसमें आप रजिस्टर कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। A point object is placed at a distance of 15 cm from a convex lens. The image is formed on the other side at a distance of 30 cm from the lens. When a concave lens is placed in the contact with a convex lens, the image shifts away further by 30 cm. Calculate the focal length of the two lenses. तो सवाल काफी ज्यादा जेनेरिक टाइप का है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस जब रखते हैं, 15 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका फोकल लेंथ लेट्स से f1 के बराबर है, तो इमेज बनती है अदर साइड पे 30 सेंटीमीटर दूर। सो 30 सेंटीमीटर दूर इमेज बन जाती है, तो मैं फोकल लेंथ f1 लिख सकता हूं u इंटू वी डिवाइडेड बाई u प्लस वी। u इज -15, v इज +30 डिवाइडेड बाय -15 प्लस 30। तो आगे आपके पास ये +15 आएगा, +15 से 15 गया, f1 की वैल्यू आपको मिल जाती है -30 के बराबर, -30 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ पे कुछ गलती कर दी है, क्या गलती करी है कि ये u माइनस वी आना चाहिए, 1/v माइनस 1/u, तो ये आएगा u माइनस वी आएगा, ठीक है। तो ये -15 -30 आएगा, तो ये -45 आएगा, तो ये आ गया -15 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 45। माइनस में माइनस से माइनस गया 3 से गया 10, तो f1 की वैल्यू आ जाती है आपके पास 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये क्या कहते हैं कि अब इस लेंस के साथ में एक और डाइवर्जिंग टाइप का लेंस में लगा देते हैं, कॉनकेव टाइप का लेंस या कहें डाइवर्जिंग टाइप का लेंस साथ में लगा दिया जाता है, तो इसकी टोटल फोकल लेंथ हो जाती है लेट्स से f के बराबर, टोटल फोकल लेंथ हो जाएगी f के बराबर। और सेम ऑब्जेक्ट जो 15 सेंटीमीटर दूर है उसकी इमेज बनती है 30 सेंटीमीटर फर्दर अवे, पहले ही 30 पर बन रही थी और 30 सेंटीमीटर दूर बनती है, यानी 60 सेंटीमीटर दूर इमेज यहां पे बन जाती है। तो हमें बताना है कि फोकल लेंथ इन दोनों लेंसेज की कितनी होगी। एक लेंस की तो निकाल चुके हैं, कितनी है 10 सेंटीमीटर के बराबर, दूसरे कॉनकेव टाइप के लेंस की हमें फोकल लेंथ बतानी है। तो मैं मान लेता हूं कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू f, तो यहां से f की वैल्यू आप निकाल सकते हैं दैट u इंटू वी डिवाइडेड बाय u माइनस वी। तो यहां आ जाएगा आपके पास u इज -15, v इज +60 डिवाइडेड बाय -15 माइनस ऑफ 60, सो -15 इंटू 60 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा -75, माइनस u माइनस v, ठीक है। तो माइनस से माइनस चला गया, 5 से चला गया, ये 15 से चला गया 5 बार, 5 से चला गया 12 बार, सो फोकल लेंथ आपको मिल जाती है टोटल 12 सेंटीमीटर के बराबर। हम जानते हैं कि जब दो लेंसेज कांटेक्ट पे होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है 1/f प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। तो 1/10 प्लस 1/ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज इक्वल टू 1/ आपको मिल जाएगा ये 12 के बराबर, सो 1/f2 की वैल्यू मिल जाती है 1/12 माइनस 1/10, सो माइनस ऑफ 2/120 आपको मिल जाता है, सो f2 की वैल्यू मिल जाती है -60 सेंटीमीटर के बराबर। f2 मिल गया कितना -60 सेंटीमीटर के बराबर। तो दोनों फोकल लेंथ, दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ मिल जाती है हमें, एक की है 10 और दूसरी की है -60 या 60 कह सकते हैं इसे। अगले सवाल की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 59। द डायमीटर ऑफ द सन इज दिस मच, ये डायमीटर है सन की, and its distance from the earth is 1.5 into 10 to the power 11 मीटर, इतनी दूरी पर रखा हुआ है अर्थ से। Find the radius of the image of the sun found by the lens of focal length 20 सेंटीमीटर। तो अर्थ की सरफेस पर ये लेंस रखा हुआ है, ये ऑब्वियस सी बात है, मान के चलेंगे कि अर्थ की सरफेस पर ही लेंस रखा है और उसकी इमेज 20, अच्छा इमेज कहां बनेगी ये बताना है हमें, और क्या बताना है, रेडियस ऑफ द इमेज बताना है, डायमीटर नहीं रेडियस पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पे गलती करवाने के लिए पूरे तैयार है सवाल, है ना, कि ये डायमीटर बताएंगे और हम रेडियस पूछ लेंगे। तो ये हमारे पास है लेंस, ये हमारे पास है एक लेंस, और लेंस से जो सन की जो डिस्टेंस है वो बहुत बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि लाइट रेज जो है ऑलमोस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है आने वाली है, ठीक। तो यहाँ पे लाइट की रेज जो है सन से निकलती हुई, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं
कि ऑलमोस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस तरीके से। और ये क्या करेगा, ये इन लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा, लाइट रेज को ये कन्वर्ज कर देने वाला है और जो इमेज है फोकल प्लेन में बनने वाली है। तो इमेज फोकल प्लेन में बनेगी, यानी कि फोकल प्लेन में बनने का मतलब है इसका जो फोकस है, इस फोकस को कंटेन करने वाला जो प्लेन है वहां पर इमेज जो है हमें मिलती है, इसकी सन की इमेज हमें मिल जाती है। ये इमेज है सन की और ये एक्चुअल सन है, ठीक है। तो मैं यहां से एक लाइट रे मान लेता हूं जो ऐसे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस ऑप्टिकल सेंटर पर आके गिरती है लाइट रेज, और ये लाइट रेज जो है इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आकर मिल रही होंगी। तो मैं इन लाइट रेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये लाइट रेज ये वाली जो है, कलर बदल देते हैं इनका, लाइट रेज ये रही लाइट रेज, ये लाइट रेज ऐसे आई और फोकल प्लेन में जो है इमेज हमें मिल रही है, फोकल प्लेन में हमें इमेज मिल रही है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। मैं कह सकता हूं कि ये ऑप्टिकल सेंटर पर जो बना रहे हैं एंगल, ये एंगल जो है ये बराबर होने वाला है, सिमेट्री से कह सकता हूं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा आपस में। ये जो डिस्टेंस है कितनी है, फोकस के बराबर है, यानी कि 20 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका रेडियस मुझे पता नहीं है, मैं मान लेता हूं r के बराबर है। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है हमें पता है l के बराबर है, l इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, और ये जो रेडियस है ये कैपिटल R के बराबर है। तो मैं इन दोनों एंगल्स को बराबर कर सकता हूं। लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस इज आल्सो अल्फा। यहां से tan अल्फा लिखूंगा इस ट्रायंगल में, और उस ट्रायंगल में tan अल्फा लिखूंगा। ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ये देख लीजिए। एक इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में मैं tan अल्फा लिखूंगा, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और इस वाले ट्रायंगल में लिखूंगा मैं tan अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो काम मेरा हो जाएगा। तो यहां tan अल्फा लिखिए, r आपको मिलता है 0.7 into 10 is raised to the power 9 divided by distance 1.5 into 10 to the power 11 is equal to, ये हमारे पास रेडियस है r डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखना होगा 20 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर मीटर में है सब, तो सेंटीमीटर को मीटर में रखना होगा 10 टू द पावर -2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। r इज इक्वल टू यह आ जाएगा 14 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। तो ये रेडियस आपको मिल जाएगी जो इमेज होगी सन की वहां की। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे, टू कॉन्वेक्स लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 15 centimeter with their principal axis coinciding. Show that a light beam coming parallel to the principal axis diverges as it comes out of the lens system. तो ये हमें प्रूव करना है कि दो कन्वर्जिंग लेंसेज के कॉम्बिनेशन से यदि कोई पैरेलल लाइट बीम बाहर निकलेगा तो वो एक्चुअल में डाइवर्ज हो जाता है रादर देन कन्वर्जिंग। तो ये बात हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में डेटा दिया है वो यहाँ पे बना लेते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और दूसरा फोकल लेंथ है यहाँ पे f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और इन दोनों लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन है वो 15 सेंटीमीटर के बराबर है, 15 सेंटीमीटर के बराबर है। एक पैरेलल लाइट रेज जो है, पैरेलल लाइट रेज इस लेंस पर आकर गिरेगी तो फोकस पर कन्वर्ज होने वाली है। तो यहां से 10 सेंटीमीटर दूर फोकस होगा f, तो यहां पर ये कन्वर्ज हो जाएगी। तो इस लेंस की वजह से इमेज यहां पर बन जाती है, रियल इमेज हमें मिलती है। ये रियल इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी लाइट रेज यहां से निकलेगी और इस लेंस पर आकर गिरने वाली है। इस लेंस को लगेगा कि भैया ये ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, बिकॉज यहां से लाइट रेज आ रही हैं इस लेंस के ऊपर। तो मैं इस लेंस के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बताता हूं कहां पर बनेगी। सो 1/v माइनस 1/u माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, v की वैल्यू मिल जाती है -10 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब जो इमेज है वो -10 सेंटीमीटर पर बन रही है, यानी कि लाइट रेज 10 सेंटीमीटर दूर से आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये 10 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए एक पॉइंट है, लेट्स से i,
तो यहां से लाइट की जो रेज हैं रिफ्रैक्ट होने के बाद आती हुई दिखाई दे रही हैं कुछ इस तरीके से। ये जा रहे ऐसे, ये जा रही हैं ऐसे, और इनको पीछे मिलाने पर ये इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही हैं। सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट, ठीक, ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक, ये हमारे पास सीन है। तो पैरेलल जो है, जो बीम हमारे पास आया था वो कैसे जा रहा है, फैलता हुआ जा रहा है, डाइवर्ज होते हुए जा रहा है, सेपरेशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो देख सकते हमने यहाँ पे ये बात प्रूव कर ली है कि यदि पैरेलल लाइट बीम इस तरह के कॉम्बिनेशन पे आके गिरता है तो अंत में वो डाइवर्ज हो जाता है। तो दो कन्वर्जिंग लेंस मिलके भी इस पैरेलल बीम को कन्वर्ज नहीं कर पाए, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया सेकंड पार्ट में कि फाइंड द लोकेशन ऑफ द वर्चुअल इमेज फाउंड बाय द लेंस सिस्टम ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार अवे। तो फार अवे ऑब्जेक्ट है यानी कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका वर्चुअल इमेज कहां पे मिलता है हमें, 10 सेंटीमीटर दूर, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, या कह सकते हैं यहां से 5 सेंटीमीटर दूर हमें मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है और उसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। तो यहां देखिए बेटा कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है लाइक दिस, और यहां पे इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर के बराबर। पोजीशन बतानी है एक ऑब्जेक्ट की जिसके लिए इमेज साइज डबल हो जाता है ऑब्जेक्ट साइज का, यानी इसका इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट यदि h है तो इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट यदि h है तो इमेज का हाइट होना चाहिए किसके बराबर, 2h के बराबर, ठीक। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं, तो मैं मान लेता हूं कि हम एक बात तो जानते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज जो है, मैग्नीफाइड इमेज इससे हमें मिरर के पीछे भी मिलती है और मिरर के सामने भी मिलती है। मिरर के पीछे मिलती है तो इन्वर्टेड नहीं इरेक्ट इमेज मिलती है बड़े साइज में, और यदि रियल इमेज की बात करें तो हमें इन्वर्टेड इमेज मिलती है। तो यानी कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैग्निफिकेशन एक तो +2 के लिए मुझे निकालना है और मैग्निफिकेशन -2 के लिए मुझे ऑब्जेक्ट का लोकेशन निकालना है। यदि बात करें इस मिरर के मैग्निफिकेशन की, फॉर्मूला होता है हमारे पास -v/u, -v डिवाइडेड बाय u इज इक्वल्स टू +2 और -v/u इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे मैं रियल ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मॉड u के बराबर है, मॉड u के बराबर है। तो यहाँ पे मैं u जो है साइन के साथ लिखना होगा, सो माइनस मॉड u यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे भी माइनस मॉड u मुझे लिखना होगा। तो एक माइनस से माइनस चला गया, माइनस से माइनस चला गया, v की वैल्यू मिल जाती है 2 टाइम्स मॉड u के बराबर, और यहाँ पे v की वैल्यू मिल जाती है -2 मॉड u के। अब मैं मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा इसके लिए और इसके लिए। तो पहले वाले पार्ट के लिए बात करें 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। So 1/v is 2 times mod u plus 1/u जो है हमारे पास माइनस ऑफ मॉड u के बराबर इज इक्वल टू 1/f। f की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है माइनस में, ठीक है, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको मिलेगा -1/2 मॉड u इज इक्वल टू 1/-20। माइनस से माइनस चला गया, 2 से चला गया ये 10 बार, मॉड u जो है इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। मॉड u की वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर के बराबर मिल जाती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर दूर इस तरफ हमें ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। इस चीज में दूसरे केस की बात करता हूं, सो 1/v which is -2 mod u और प्लस में 1/u, u हमारे पास है माइनस ऑफ मॉड u के बराबर इज इक्वल टू 1/f -1/20। तो आ जाएगा आपके पास -3/2 मॉड u इज इक्वल्स टू -1/20। तो यहाँ माइनस से माइनस चला गया, 2 से 2 चला गया, मॉड u आपको मिल जाता है 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप इस मिरर से रियल ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूर रखिए तो आपको इमेज मिलेगी डबल साइज की। आप 30 सेंटीमीटर पर रखिए तो भी आपको डबल साइज की इमेज मिलने वाली है। लेकिन फर्क बस इतना है कि यहाँ पे जो इमेज है आपको इरेक्ट इमेज मिलने वाली है, इरेक्ट वर्चुअल इमेज मिलेगी, और यहाँ पे आपको इन्वर्टेड और रियल इमेज मिलने वाली है, इन्वर्टेड और रियल इमेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक बात, तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाता है। ठीक, आंसर 10 और 30 फ्रॉम द मिरर।